पश्चिम बंगाल में एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और कड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा है। इसी बात पर केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार में टकराव बढ़ गया है। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के अधीन होंगे? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में केंद्र और ममता बनर्जी की सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है। इनमें साउथ बंगाल के आईजी राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंसी रेंज के डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी और डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों अधिकारी जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन तीनों अधिकारियों को जनहित में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा गया है और ऐसी प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती है। इसके पहले भी तमिलनाडु काडर के एक आईपीएस अधिकारी को ऐसे ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था। लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः उक्त महिला अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजना ही पड़ा था। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही तनातनी में ये नया मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक मामला केवल यही तक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को 14 दिसंबर को भी तलब किया है, लेकिन इन दोनों अधिकारियों को ममता बनर्जी सरकार नहीं भेज रही है। ये दोनों अधिकारी इस समय राज्य सरकार के अधीन हैं और बिना उसकी मर्जी के दिल्ली नहीं आ सकते। ऐसा बड़ा कम हुआ है। एक बार तमिलनाडु के केस में हुआ था, जब आईपीएस अफसरों को भारत सरकार ने अटैच किया था और काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एमएचए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, वो जब चाहे अपने किसी अधिकारी को अटैच कर ले। बंगाल भारत का एक अंग है, वो कोई इंडिपेंडेंट देश नहीं, जैसा कि ममता दीदी जानना चाहेंगी कि वो अलग से देश है। वही संविधान जो हमारे यहाँ पे लागू होता है वही बंगाल पे भी लागू होता है। जानकारों का मानना है कि ये संवैधानिक संकट की स्थिति आ गई है। संकट किस तरह का है, ये अगर हम बात करें तो ये आएगा कि एक संवैधानिक संकट है। होता क्या है कि केंद्र जो है वो काडर कंट्रोल करती है, जो भी इसको क्या कहा जाता है, ऑल इंडिया सर्विस। अगर ऑल इंडिया सर्विस है तो स्टेट तो नहीं कंट्रोल कर सकती है, सीधी सी बात है। इस वजह से, लेकिन चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका है जब तक के लिए उनके पास वो उनकी नियुक्ति है। तो वो जब तक सहमति पत्र नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, तब तक वो ऑफिसर अपने मन से नहीं आ सकते। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भेजी कानूनी व्यवस्था रिपोर्ट अहम है। वो रिपोर्ट ममता सरकार के भविष्य को लेकर केंद्र के किसी बड़े फैसले का आधार भी बन सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक केंद्रीय प्रोटेक्टी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई राज्य या राजनेता नहीं है, लेकिन अगर कोई राज्य राजनीति की आड़ में सुरक्षा प्राप्त अधिकारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है तो ऐसे में हमारा कार्रवाई करना उचित है। अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में यदि यही प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से 3 आईपीएस अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश पर आपत्ति जताई है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने बंगाल के केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा, तीनों अधिकारी 10 दिसंबर को हुई घटना वाले स्थल के नजदीक ही तैनात किए गए थे। ऐसे में उन अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला किया है। ये अप्रत्यक्ष तौर पर आपातकाल लगाने जैसा है, लेकिन कानून से ऊपर गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं है। This is a colorable exercise of power, and behind the entire thing there is a malice. There is a malice on the part of the central government, and there is a malafide attitude on the part of the central government officers by sending this letter. This is deplorable. One can just deprecate it, the way the things are doing by the central government. No one can
no one can violate the constitution. No one is above the constitution. Therefore, the central government officials at the behest of some must be at the behest of some persons are doing this. They are also not above the constitution. इस मामले को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नई सियासी जंग देखने को मिल सकती है। और देखिए, क्या आपको पता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ था? किसी राजनीतिक डिबेट में अचानक आपको इस सवाल का सामना अब करना पड़ सकता है। अगर आपको जवाब पता नहीं तो आप बाहरी कह जाएंगे। धर्म के नाम पर वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति को इससे पहले भी जनता कई सालों से देखती आई है, लेकिन बंगाल में इस बार वोट से पहले चुनाव की कैच लाइन है बंगाली बनाम बाहरी। तृणमूल कांग्रेस ने धर्म के नाम पर वोट के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए बीजेपी के खिलाफ इस बार यह नया अस्त्र प्रयोग किया है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये बात सच्ची है कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। लगभग हर रैली में, हर भाषण में तृणमूल के बड़े से लेकर छोटे नेता यही कह रहे हैं कि बंगालियों से बंगाल छीन लिया जाएगा। इनका कहना है कि जिन लोगों को बंगाली संस्कृति पता नहीं है, अब वही बंगाल चलाना चाहते हैं। निशाना सीधा बीजेपी पर है। ये लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली में जैसा गुंडा गद्दारी चलते हैं, यूपी में गुंडा गद्दारी चलते हैं, वैसा गुंडा गद्दारी इधर में भी चले। इधर में नहीं चलेगा। वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी भी ममता बनर्जी के हमलों का जमकर जवाब दे रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में कई दशकों से कारोबारी से लेकर मजदूर दूसरे राज्यों से आते रहे हैं। बाहरी लोगों ने बंगाल को आर्थिक मजबूती दी है, ऐसे में वो बाहरी लोग कैसे हो सकते हैं? इनका कहना है कि बाहरी अगर कोई है तो वो शाहरुख खान है और प्रशांत किशोर है। दंगा कौन चलाता था, रिक्शा कौन खींचता था? आज वो लोग बाहरी हो गए, शाहरुख खान हो गए यहाँ के। बिहार से आने वाले सब काम करने वाले लोग बाहरी, लेकिन प्रशांत किशोर अपना है। क्यों चचेरे भाई है क्या? शाहरुख खान का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं और उनके ममता बनर्जी से अच्छे समीकरण माने जाते हैं। जबकि बिहार के रहने वाले पूर्व जेडीयू नेता प्रशांत किशोर का नाम बीजेपी इसलिए उछाल रही है क्योंकि वो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी इनका नाम लेकर बाहरी वाले मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है। कम्युनिस्ट शासन के दौरान बंगाल में इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी गई। ना धर्म के नाम पर वोट की ध्रुवीकरण होता था और ना ही बंगाली बनम बाहरी इस तरह के मुद्दे सामने आए। मजदूरों और किसानों के हक, आम आदमी को क्या मिलेगा, यही सब होता था चुनावी मुद्दे। हालांकि लेफ्ट के 33 साल के राज में बंगाल कितना आगे बढ़ा, ये अलग चर्चा का विषय है। बीजेपी अगले साल की शुरुआत में होने वाले बंगाल चुनाव में नंबर 2 से नंबर 1 पार्टी बनने की कवायद में है। वहीं ममता बनर्जी के सामने अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। बीजेपी के तर्कश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, तो जवाब में ममता उसी माँ, माटी और मानुष के भरोसे है जिसके बल पर उन्होंने राज्य में लेफ्ट का सफाया किया था। ममता अपने इस नारे के जरिए बंगाल अस्मिता का कार्ड खेलना चाहती हैं ताकि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे हथियारों की धार कुंद की जा सके। इसी कड़ी में बाहरी बनाम बंगाली के कार्ड से ममता बनर्जी को काफी उम्मीद नजर आ रही है। इस बहस को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल में कितने गैर बंगाली रहते हैं। बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें करीब 15% आबादी गैर बंगालियों की है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग गैर बंगाली हैं। इनमें से करीब 60 लाख लोग अकेले बिहार से हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि बंगाल में एक बड़ी जनसंख्या गैर बंगालियों की है, लेकिन ममता ने बंगाल में रहने वाले गैर बंगालियों को बाहरी नहीं कहा है। बाहरी से उनका मतलब बीजेपी नेताओं से है। उन्होंने साफ साफ इस चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी कहकर बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी बांग्लार पार्टी
নয়, ওটা দিল্লির পার্টি দিল্লিতে গিয়ে বসে থাকুক, গুজরাটের পার্টি গুজরাটে গিয়ে বসে থাকুক। গুজরাট ভালো থাকুক, ইউপি ভালো থাকুক, বিহার ভালো থাকুক। তারা যদি ভালো থাকতে পারে তাদের ওপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, আর নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মল্লকে তৃণমূল জবাব দাও। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। इस बार सरकार हमारी होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा। बीजेपी जानती है कि ममता के गढ़ में सेंध लगानी है तो उन्हें कोलकाता में भी अपनी चमक दिखानी पड़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हफ्ते कोलकाता के भवानीपुर में अपनी रैली की शुरुआत की। दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में तृणमूल से सत्ता छीनने के साथ ही सीएम ममता बनर्जी को उनके ही विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में शिकस्त देना चाहती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इस सीट पर 25,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ममता ने यहां कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को हराया था, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। भवानीपुर सीट पर लगभग 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 90,000 बंगाली वोटर्स और 50,000 गैर बंगाली वोटर हैं। बीजेपी ने इसलिए भी भवानीपुर का चुनाव किया क्योंकि यही इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गणमान्य हस्तियों का घर है। बीजेपी इनके जरिए बंगाल की मिट्टी से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संदेश दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से बाहरी नहीं है। बीजेपी ने भवानीपुर का चुनाव इसलिए भी किया क्योंकि इस इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी गणमान्य हस्तियों का घर भी है। बीजेपी इनके जरिए बंगाल की मिट्टी से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से बाहरी नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पाउंड के अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। भवानीपुर की रैली में जेपी नड्डा ने और अन्याय नहीं के नारे वाले लीफलेट बांटे। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क के लिए लोगों से जुड़ने की रणनीति बनाई है। नड्डा के लिए शंख बजाए गए और उन पर फूल बरसाए गए। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। बीजेपी का जो महिला मोर्चा एकदम ट्रेडिशनल लुक में आप देख सकते हैं। बंगाली वर्सेस बाहरी का जो मुद्दा तृणमूल कांग्रेस फिलहाल उठा रहे चारों तरफ, शायद उसका ही जवाब है यहाँ भवानीपुर में, क्योंकि सारे बीजेपी की जो महिला मोर्चा है एकदम ट्रेडिशनल लुक में बंगाली ड्रेस में यहाँ देखने को सभी आप देख सकते हैं। सब लोग बंगाली है, बंगाली का कल्चर हमारे अंदर में है। हम लोग इधर हम लोग का जन्म भी हुआ है। तो बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में जो लोग बीजेपी का नेता लोग है, जो नेत्री लोग है, जो कर्मी लोग है, ज्यादा से ज्यादा बंगाली है। ममता बनर्जी वोट के कारण हिंदू मुस्लिम का विभेद कर रहे हैं, बिहारी बंगाली का विभेद कर, ये ठीक नहीं है। गजब का लोगों का सपोर्ट देखने को मिला, गजब का परफॉर्मेंस उनका था कि भीड़ में लोगों के बीच में जुट चले जाते थे। और सब मिला के यही कहा जा सकता है कि बंगाल 2021 इंतजार कर रहा है ये कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बीजेपी और तृणमूल की लड़ाई में नया मोड़ तब आया जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इलाके डायमंड हार्बर जा रहे थे और इस दौरान कैसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर एक पत्थर आकर गिरा और उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, वो आपके सामने है। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है, इस बात को हमको समझना है।
কোনোদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনোদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি। The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. They shame the largest democracy on earth. कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है, देखिए गाड़ी का क्या हाल है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। पहले लेफ्ट और कांग्रेस और उसके बाद लेफ्ट और तृणमूल के बीच खूनी संघर्षों की एक लंबी कहानी है। लेकिन इस बार जिस तरह से भाषा को लेकर राजनीति हो रही है वो यहाँ की राजनीति में नहीं है। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई में भाषा ही सबसे बड़ा अस्त्र दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेताओं को चंबल के डाकू तक का दर्जा दे दिया। একটা নেতা এসেছেন চম্বল থেকে, বিশাল চেহারা, চম্বলের ডাকাত, সে এসে এখানে সে এসে ঠিক করবে বাংলার মানুষ কাকে ভোট দেবে। চম্বলের ডাকাত এসে ঠিক করবে বাংলার মানুষ কাকে ভোট দেবে। बोलना तुम में और तुम्हारी पुलिस में दम है तो पकड़ ले डाकू है तो। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल और महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह ही तृणमूल कांग्रेस भी बंगाली संस्कृति और पहचान के रक्षक के तौर पर उभरना चाहती है। ऐसे में बंगाली बनाम बाहरी की मुहिम इसी सोच को आगे बढ़ाती है। हैरानी की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस में ही गैर बंगाली नेता इसके शिकार भी हो रहे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह ही तृणमूल कांग्रेस भी बंगला संस्कृति और पहचान के रक्षक के तौर पर उभरना चाहती है। ऐसे में बंगाली बनाम बाहरी की मुहिम इसी सोच को आगे बढ़ाती है। हैरानी की बात तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस में गैर बंगाली नेता भी इसके शिकार हो रहे हैं। ये हैं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया। वैशाली डालमिया खुद ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की विधायक हैं। इनका कहना है कि इन्हें खुद उनकी पार्टी का एक धड़ा बाहरी कहता है। नहीं, मुझे हंसी आती है क्योंकि देखिए अगर कोई अपना बोले तब दुख होता है, हाँ, या कोई किसी का कोई नॉलेज हो उसके ऊपर अगर कोई उसमें टिप्पणी करे तब दुख होता है। लेकिन वो बेसलेस कुछ हैं 2-3 आदमी, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं उसमें मुझे हंसी आती है। देखिए एक्चुअली आपने जो बोला वो ठीक है, एक्चुअली वही कि देखिए प्राइम मिनिस्टर को बाहरी बोला जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बाहरी बोला जा रहा है, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। हाँ, तो इट्स लाइक ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। बाहरी कैसे हो जाएंगे? इंडिया इज अ कंट्री एंड वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल तो कोई इंडिया के बाहर नहीं है। दिस इज नॉट अनदर कंट्री। बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों के आने का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बंगाल की राजधानी कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर देश के हर हिस्से से लोग आते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लाखों लोग कई पीढ़ियों से यहीं जन्मे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में कौन बाहरी है और कौन बंगाली ये पहचान आसान नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजधानी कोलकाता में 51% लोग गैर बंगाली हैं। ज्यादातर गैर बंगाली बिहार, राजस्थान, यूपी और पंजाब के हैं। कोलकाता के ज्यादातर बड़े कारोबारी गैर बंगाली हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार में मारवाड़ी व्यापारियों का दबदबा है। बिहार से आए लोग बड़ी संख्या में मजदूरी का काम करते हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर में भी बड़ी संख्या में गैर बंगाली रहते हैं। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लोगों का भरपूर लगाव है। सियासी दल भी इसे समझते हैं। ममता भी इसी फॉर्मूले पर राजनीति करती आ रही हैं। बीजेपी भी इसे लेकर सजग है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषणों में क्षेत्रीय